सो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका या सेल के बारे में। और ये वीडियो सेल या फिर कोशिका का सेकेंड पार्ट होने वाली है। ये सेकेंड पार्ट होने वाली है। इससे पहले भी एक वीडियो हम कोशिका के नाम पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए। उसमें हमने बेसिकली चीज़ें कोशिका के बारे में बताई हैं, जैसे कोशिका की खोज किसने की है, जीवित कोशिका की खोज किसने की है, मृत कोशिका की खोज किसने की है, कैसे कोशिका की खोज हुई, इस तरह की सारी चीज़ों। और कोशिका को हम मतलब सेल क्यों नहीं कहते हैं, साइटो क्यों कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बात किया है। इस बारे वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली फंक्शंस ऑफ द सेल्स। स्पेशली उसमें हम क्या करते हैं कि पहले वीडियो में हमने बात किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, मतलब सेल की खोज वगैरह के बारे में। और इस बारे में हम बात करेंगे कि सेल काम कैसे करता है, सेल होता क्या है, सेल की बनावट क्या होती है, उसके कोशिकांग मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी बात के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एनिमल सेल, जो कि कुछ सर्कल टाइप का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से, एनिमल सेल कहते हैं। और दूसरा होता है प्लांट सेल, जिसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, प्लांट सेल की बनावट कुछ इस तरीके से होती है और एनिमल सेल की कुछ उस तरीके से होती है। तो सबसे पहले देखिए, दोनों सेल लगभग सेम वर्क करते हैं। इनका फंक्शन जो होता है, इनका प्रैक्टिकली फंक्शन होता है, क्या होता है, दोनों का सेम होता है। बट थोड़ा सा क्या होता है, प्लांट सेल कुछ ही मायने में एनिमल सेल से अलग होता है। तो अगर हम एक के फंक्शन को समझ लेंगे तो बाकियों के फंक्शन, मतलब कि प्लांट के फंक्शन, प्लांट सेल के फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनिमल सेल। तो ये है पिक्चर एनिमल सेल का, एनिमल सेल का, ठीक है, मतलब कि जीव कोशिका का। और ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल। सबसे पहले तो आप इसकी बनावट देख लीजिए इस तरह से। अब जो एनिमल सेल होता है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है, एक पतली सी परत होती है। और ये परत इतनी पतली होती है कि इसके अंदर के, कोशिका के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो आपको क्लियरली दिखती हैं, सूक्ष्मदर्शी से क्लियरली दिखती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। इसको कोशिका झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि झिल्ली समझते हैं ना, प्लास्टिक। जब आप कोई बाजार कोई सामान लाने जाते हैं तो जिस पॉलीथीन में आप भर के लाते हैं, अगर ब्लैक वाली ना हो, व्हाइट वाली हो, तो जो व्हाइट वाली होती है उसको, उसके अंदर जो भी सामान रखा जाता है वो क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसी तरह जो सेल होता है, सेल के बाहर की जो परत होती है वो इतनी पतली होती है कि उसके अंदर की सारी चीजें, मतलब कोशिका के अंग जो होते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका झिल्ली होती है वो बनी होती है प्रोटीन की। वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और ये काम क्या करती है, तो कोशिका झिल्ली जो अवशिष्ट पदार्थ, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे उसके अंग होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, और उनके कुछ वांटेड और अनवांटेड चीजें भी होती हैं। तो अवशिष्ट पदार्थ, जो खराब चीजें होती है कोशिका के अंदर, उनको क्या करते हैं, बाहर भेजने का, और अच्छी वाली चीजों को क्या करते हैं, अंदर भेजने का, अंदर लेने का काम कौन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन करता है। ये गेटवे ऑफ सेल कह सकते हैं। यही परमिशन देगा तभी कोई चीज सेल के अंदर आएगी, और यही परमिशन देगा तभी सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी। ये काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली करती है। अब देखिए, जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली है, ये बनी किसकी होती है, प्रोटीन की। अब अगर हम बात करें कि किस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा, किस अवशिष्ट पदार्थ, किस अच्छे वाले पदार्थ को अंदर लेगा, तो बस वो दो ही चीजें होती है। किसको, O2 और CO2। O2 को ये कहाँ लेता है, अंदर। O2 को ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर लेता है, और CO2 को कहाँ करता है, बाहर करता है। CO2 को कहाँ करता है, बाहर करता है। O2 को अंदर लेता है और CO2 को कहाँ करता है, बाहर करता है। ये काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। अब देखिए, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है, कुछ कुछ बुक्स में भी ऐसे लिखा गया होता है कि सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, आपके कोशिका मतलब कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें पाया जाता है,
और इसमें क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में भी क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, और इस वाले में भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए जैसे हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने जब इसकी सेल की खोज की थी, वो जो पौधा था उसके कार्क में खोज किए थे। कार्क मतलब कि पेड़ के अंदर, पेड़ की छाल के अंदर की एक पतली सी जो परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्क। तो वो पतली सी चीज, अब देखो एनिमल टिश्यू में भी क्या होती है, पतली सी चीज, और वो कार्क भी तो पतला सा था। अगर हम पूरे सेल को देखें प्लांट्स के तो क्या होता है, छाल होती है, लेकिन छाल को अगर हम पतला करते करते जाएं तो क्या होता है, एक कार्क आता है ना, तो वो भी तो पतला ऐसा ही होता है, वो भी, उसको भी अगर हम देखें तो एक साइड से दूसरे साइड तक दिखता है। तो इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें भी अंदर की साइड कहाँ पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, इसकी कोशिका झिल्ली होती है बहुत ही पतली सी होती है, और वो कोशिका झिल्ली के साथ साथ इसके अंदर जो एक परत होती है वो काफ़ी मोटी सी परत हो जाती है। इसके सेल की परत क्या हो जाती है, काफ़ी मोटी सी हो जाती है। जैसे छाल देखिए ना, पेड़ का छाल जो कवर होता है, जिससे डालियाँ बनी होती हैं, पेड़ का तना बना होता है, सारी डालियाँ बनी होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो थोड़े से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। एनिमल सेल में जो परत होती है, बाहर की परत क्या होती है, बहुत ही पतली होती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें बाहर की परत क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, वाल कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल वाल। ये पतली सी झिल्ली की तरह होती है, ठीक है। अगर हम देखिए एनिमल सेल की बात करें तो ये झिल्ली की तरह पतली होती है, इसलिए कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये क्या होती है, एक दीवार की तरह मोटी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल के नाम से जानते हैं। क्या, सेल वाल के नाम से जानते हैं, जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से भी जानते हैं। भित्ति ये पतली सी होती है, इसको कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मोटी सी होती है, दीवार की तरह मोटी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, हिंदी में कोशिका भित्ति भी कहते हैं। एनिमल सेल किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। वही प्लांट सेल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। उसी तरह इसका भी काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर करना। CO2 को क्या करना, अंदर करना, और O2 को क्या करना, बाहर करना। क्योंकि आदमी क्या लेता है, O2 लेता है, तो इसीलिए सेल में क्या होते हैं, O2 अंदर आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आदमी छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाते हैं। वही प्लांट क्या करते हैं, इसका उल्टा काम करते हैं। उनको CO2 खाना बनाने की चाहिए तो वो CO2 को अंदर लेता है, और O2 उन्हें नहीं चाहिए तो O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नली सेल के बारे में। अब देखिए सेल के बीच में एक क्या होता है, प्लांट भरा होता है। क्या भरा होता है, इस तरह का वाटर भरा होता है, प्लाज्म भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा भी हम स्ट्रक्चर बस देख रहे हैं। और इसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इनमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और इनके बीच में एक केंद्रक होता है। इस तरह से क्या होता है, एक केंद्रक होता है। जब आप देखेंगे एनिमल सेल को, अब जैसे कि अभी हम एक वीडियो, अच्छा पिक्चर देख लीजिए कैसे होता है एनिमल सेल और कैसे होता है प्लांट सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल के बीच में, एनिमल सेल एक तो सेल की झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं, और एक बीच में इस तरह से क्या होता है, केंद्रक भी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक, या फिर न्यूक्लियस भी इसको हम कहते हैं। क्या, न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और केंद्रक के अंदर जो वाटर भरा होता है, देखो ये सेल के अंदर पानी है तो इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और जो केंद्रक के अंदर है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्म। क्या कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्म। दोनों चीजें अलग होती हैं, सेंट्रोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। पूरे केंद्रक के अंदर, पूरे सेल के अंदर अगर जो पानी भरा है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और जो अंदर सेल के अंदर, मतलब कि जो केंद्रक है उसके अंदर जो पानी भरा है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोप्लाज्म। बीच वाले को कहते हैं केंद्रक। और इसके बाद अब कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं इस तरह से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके बाद सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इसके क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो उनको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी क्या था, साइटोप्लाज्म था। सेम हमने कहा ना कि दोनों में क्या होती हैं, सेम चीजें होती हैं। अब इसमें भी क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक।
केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे उसमें न्यूक्लियस इसको कहते हैं, तो इसमें भी क्या कहेंगे, न्यूक्लियस ही कहेंगे। इसमें साइटोप्लाज्म इसको कहते थे, बाहर वाले पानी को, और अंदर वाले पानी को उसमें क्या कहते थे, सेंट्रोप्लाज्म। तो इसमें भी क्या कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, ये रही बेसिक इंफॉर्मेशन सेल के बारे में। चलिए अब इसके थोड़े से फंक्शन को आगे हम देख लेते हैं। तो एक बार रिवीजन देख लीजिए कि सेल की बाहरी परत, एनिमल सेल की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। वहीं पे प्लांट सेल की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या फिर सेल वाल। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको सेल वाल कहते हैं। जो एनिमल सेल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का। वही प्लांट सेल किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या होता है, हवा लगने पे कठोर हो जाता है ना, इसीलिए जो पेड़ की छाल होती है देखेंगे तो वो क्या होती है, कठोर होती हैं। और हमारी स्किन, हमारी परत क्या होती है, बहुत ही पतली सी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है हमारे सेलों में कोशिका झिल्ली पतली सी पाई जाती है। और वहीं पेड़ में सेल वाल पाया जाता है, मोटा सा पाया जाता है, सेलुलोज की बनी होती है। हमारी क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है। जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो ऑक्सीजन को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती हैं। वहीं अपोजिट में जो सेल वाल होता है ये क्या करता है कि CO2 को अंदर करता है और O2 को बाहर करता है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि कोशिका के दोनों, पहले हमने कंपेयर करा के देखा कि किस तरह की मतलब कि एनिमल कोशिका क्या होती है, एनिमल सेल क्या होते हैं और प्लांट सेल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंग के बारे में, मतलब कि सेल के एलिमेंट्स के बारे में। तो हमने जैसा कि कहा कि आप अगर एक को समझ जाएंगे तो बाकियों को आराम से समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो सेल कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप देख सकते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सेल है और कोई उसके कोशिकांग किस तरह से दिख रहे हैं, मतलब कि सेल के एलिमेंट्स किस तरह से दिख रहे हैं, कितने सारे, स्पेशली 7 और 8 एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, इसमें एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है, और साथ ही साथ ये प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान दीजिए, जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसमें क्या होते हैं, हमने बताया था ना कि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं वो क्या किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। तो सेल के बाहर परत, अभी अपने सेल मेम्ब्रेन वगैरह देखा। तो अभी हम क्या करते हैं, सेल की फंक्शन किस तरह से होती है, काम किस तरह से करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो जो सेल होता है, सेल का बीच वाला भाग न्यूक्लियस कहलाता है या केंद्रक कहलाता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, DNA, RNA और प्रोटीन पाए जाती है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या करता है, ये जेनेटिक इफेक्ट को दिखाता है। जैसे होता है ना कि इसको हम सेल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, सेल की मेमोरी। जैसे आपके दादा के कुछ लक्षण आपके पापा में, फिर आपके पापा के कुछ लक्षण आप में, आपके कुछ लक्षण आपके बच्चे में, जेनेटिक चलता रहता है ना। तो क्रोमोसोम वही होता है, क्रोमोसोम से ही किसी के जेनेटिक गुण की वो क्या होती है, आपूर्ति होती है। ठीक है। DNA, RNA जो क्या होते हैं, जेनेटिक गुण होते हैं ना, जीन दिखाते हैं ना, तो ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पे पाए जाते हैं। और अभी हमने बताया कि इसमें क्या होते हैं कि एक प्लाज्म भरे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बीच में जो प्लाज्म भरे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये सब आपको अभी हमने बताया। चलिए अब इसके पार्ट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में कर ले। तो सबसे पहला होता है क्या, माइक्रोकांडिया। सेल का प्राइमरी एलिमेंट्स क्या कह सकते हैं, एनिमल सेल का माइक्रोकांडिया। अब माइक्रोकांडिया होता क्या है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। ठीक है, ये होता क्या है, देखो जो माइटोकांड्रिया होता है, ये रसोई घर भी इसको हम कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, विद्युत गृह भी कहते हैं। लेकिन हम कहते क्यों है, देखो अभी हमने बताया आपको कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को जब अंदर रहता है तो ऑक्सीजन को जो माइक्रोकांडिया होता है क्या करता है, एक फॉर्म से एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, फिर क्रेब्स प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से, क्रेब्स प्रक्रिया, क्रेब प्रक्रिया होती है। और उस क्रेब प्रक्रिया के बाद जो हमारा O2 होता है वो चेंज हो जाता है ATP में। किस में चेंज हो जाता है, ATP में। ATP मतलब कि ATP में चेंज होता है, लेकिन किस ATP में, 38 ATP में चेंज होता है। O2 क्रेब अभिक्रिया से, जैसे क्रेब अभिक्रिया क्या होती है, O2 को 38 ATP में चेंज करती है। और वो 38 ATP आगे जाके ग्लूकोज में चेंज होता है, किसमें, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है ना,
यही ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाने का काम करती है, पावर बनाने का काम करती है। कह सकते हैं ना, बिजली को क्या कहते हैं, पावर आ गया। घर में लाइट आ जाती है तो कहते हैं ना कि पावर आ गया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। किन किन नाम से जानते हैं, कोशिका का रसोई घर, या फिर बस रसोई घर लिख लो, रसोई घर, जिसको आप किचन भी इंग्लिश में कह सकते हो, विद्युत गृह, विद्युत घर, या फिर पावर हाउस, पावर हाउस। ये सब इसको इस नाम क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि ये पावर बनाने का काम करता है। ऑक्सीजन को लेता है, क्रेस्ट प्रक्रिया से 38 एटीपी में चेंज करता है, फिर वो 38 एटीपी को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है, और वही ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। इसीलिए ये सारी काम कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, रसोई घर, विद्युत घर और पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है आपका, गाल्जी बॉडी। सेकेंड क्या होता है, गाल्जी बॉडी। अगला देखिए, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी। अब गाल्जी बॉडी क्या होता है, जो गाल्जी बॉडी होता है इसको आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल कह सकते हो, मतलब कि यातायात। ठीक है, यातायात का काम करता है। ठीक है, ट्रांसफर करने का काम करता है किसी चीज को, तो इस तरीके से यातायात का काम करता है। अब मतलब गाल्जी बॉडी कैसे यातायात करता है, देखो समझने की कोशिश करो। सेल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम कौन करता है, ये गाल्जी बॉडी करता है, इसीलिए इसको हम ट्रांसपोर्ट या यातायात भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, जैसे आप देखिए, अब हमें देख लीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, बस पढ़ा रहे हैं, और हमारे सेल बाकी की पूरे बॉडी के, अब हमें ये पता है ना कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में सेल पाए जाते हैं। जैसे हाथ में भी सेल पाए जाते हैं, पैर में भी सेल, हमारे पेट में भी सेल, ब्रेन में भी सेल, बॉडी के हर पार्ट में सेल पाए जाते हैं। लेकिन बॉडी के हर पार्ट के सेल काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो बचे ही हुए हैं, क्योंकि जहाँ के सेल क्या होते हैं, यूज होते हैं, वहां के सेल क्या होते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं। वही ब्लास्ट होकर क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो हमारी बॉडी का वो पार्ट क्या करता है, काम करता है। इसीलिए देखो, कुछ समय तक काम करने के बाद जब हमारे साथ बॉडी का अगर पूरा काम मेहनत से कर देते हैं, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, लेजी हो जाती है, थक जाती है। क्यों, क्योंकि सारे सेल क्या होते हैं, ब्लास्ट हो चुके होते हैं। कुछ समय तक हम रेस्ट करते हैं, फिर से सेल बन जाते हैं, और फिर से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम कह रहे थे कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे जीभ की जो सेल है, हमारी जीभ ही बस काम करिए ना, और तो कुछ नहीं काम कर रहा है। हाथ पैर स्टेबल है, हाथ स्टेबल है, पेट स्टेबल है, पचाने का काम नहीं कर रहा है, सब कुछ मतलब स्टेबल है, लेकिन हमारी जीभ क्या कर रही है, बोलने का काम कर रही है। तो बस हमारी जीभ की सेल क्या हो रहे होंगे, ब्लास्ट हो रहे होंगे, वहीं के खत्म हो रहे होंगे। तो अब कितना सेल होगा, लाख करोड़ कितना भी होगा, क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो जीभ के सेल होते हैं वो क्या होंगे, खत्म ही हो जाएंगे। तो वहां पे सेल की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि जैसे दौड़ते दौड़ते हम थक जाते हैं, हमारे पैर के सेल खत्म हो जाते हैं, तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से क्या हो जाता है, वो रिन्यूअल हो जाता है, तो हम क्या करने लगते हैं, आराम से फिर से दौड़ने लगते हैं। उसी तरीके से अब अगर हम देखें कि गाल्जी बॉडी क्या काम करता है, तो गाल्जी बॉडी भी अगर हम देखें तो गाल्जी बॉडी भी सेल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। होता है विलॉय, ठीक है, विलॉय मतलब कि रसधानी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रसधानी, और इंग्लिश में इसको विलॉय कहते हैं। ये क्या करता है, ये वाटर ऑब्जर्वेशन का काम करता है, वाटर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब कि पानी को इकट्ठा करने का काम, पानी को क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि कहीं पे भी अगर हवा है तो उसमें नमी होती ही है, तो वैसे ही जब O2 हवा जाता है अंदर, तो क्या करता है, उसमें कुछ नमी भी जाती है, और नमी साइटोप्लाज्म में हो नहीं सकती है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो क्रोमोसोम के पास जाता है। तो क्रोमोसोम को अभी हमने क्या बताया कि ये ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ये सेल का ब्रेन होता है। कोई भी चीज होगी तो सबसे पहले यहाँ इन्फॉर्म होगा, और क्रोमोसोम को पता चलेगा, क्रोमोसोम को, तो पानी को कहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे, और जो एनर्जी होगी उसको कहाँ भेजेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह से, सॉरी गाल्जी बॉडी में नहीं, पानी को कहाँ भेजेगा, विलॉय में भेजेगा, मीन रसधानी में भेजेगा। तो सारे पानी कहाँ होंगे, रसधानी में इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाएगी अपना, इसको रसोई घर कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों, क्योंकि ये इस तरह से अपना क्या बनाती है, खाना, मतलब कि एनर्जी बनाने का काम करती है। खाना बनाना मतलब कि एनर्जी बनाना, हम भी तो अपने रसोइयों में खाना बनाते हैं, मतलब एनर्जी बनाते हैं ना, एनर्जी की चीजें ना,
तो इस तरह से क्या होता है कि माइक्रोकांडिया जो खाना बनाता है, किसी भी खाना को बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब माइक्रोकांडिया खाना बनाता है तो उस पानी की आपूर्ति को कौन पूरा करता है? वेलॉर पूरा करता है। तो ये क्या करता है? राजधानी वाटर ऑब्जर्वेशन का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये बॉडी में क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है, अब जो ये राइबोसोम होता है, ठीक है, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, अब एक चीज हमने राइबोसोम इसको हिंदी में इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश स्पेलिंग को जैसे कि समझ में नहीं आती है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इंग्लिश वाला होता है तो उनको लग जाता है कि इंग्लिश मीडियम है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उस पर ध्यान थोड़ा सा नहीं देते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले तो अपना मिला उला के पढ़ ही लेते हैं बेचारे। तो राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन बनाता है। और अगर हम एक दूसरा देखें तो ईपी जो हमने लिखा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है? रेटिकुलम ये भी प्रोटीन ही बनाता है। देखो, राइबोसोम भी क्या बना रहा है? प्रोटीन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बना रहा है? प्रोटीन। दोनों में अंतर क्या है? जो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा वो हमारी बॉडी के लिए यूज होगा। ठीक है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा सेल का, वो क्या होगा? हमारे बॉडी को ट्रांसफर होगा। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो बनाएगा वो क्या होगा? केवल और केवल हमारे सेल के लिए यूज होगा। तो ये भी क्या होता है? प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। जो राइबोसोम है प्रोटीन बनाता है, इसीलिए हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछ दिया जाए कि किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। दूसरा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाता है। ये क्यों काम करता है? ये हमारे सेल के लिए ही प्रोटीन का बनाने का काम करता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये दो भाग में बटे हुए होते हैं। पहला भाग होता है रफ वाला, जो कि थोड़ा खुरदुरा सा होता है, और दूसरा भाग होता है एकदम सॉफ्ट वाला। पहला जो रफ वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं REP। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है SEP, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें बनता है वसा, जिसको हम फैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वसा मीन फैट बनता है। और जो ये वाला होता है यहाँ पे बनता है प्रोटीन। इसमें क्या बनता है? प्रोटीन। जो रफ वाला होता है उसको हम उसमें क्या बनता है? प्रोटीन, जो कि हमारे सेल के लिए यूज होता है, बॉडी के लिए नहीं। और जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसमें क्या बनता है? हमारा वसा होता है। और ये काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट हमारा होता है सी, मतलब कि सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। अब देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम, जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो कोशिका विभाजन का काम करता है। वो क्या करता है? कोशिका विभाजन का, कोई और काम नहीं करता है। ये कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। जैसे हमने एग्जांपल में आपको बहुत बार बताया कि जैसे ऐसे चोट लग गई, किसी आदमी को क्या लग गई? चोट लग गई, तो वहां की कोशिकाएं क्या होती हैं? मर जाती हैं, उनका डेथ हो जाता है। तो क्या होता है कि उसमें कोशिका अगर विभाजित नहीं होगी तो वो घाव भरेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सेल क्या होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। तो हल्का से भी मारेंगे तो कुछ न कुछ तो सेल तो मर ही जाएंगे। अब चूंकि हमारे बॉडी में इतनी सेल्स हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन है, कि हमें पता नहीं चलता, बट वो तो मर ही जाते हैं। तो जो सेंट्रोसोम होता है क्या करता है? मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और हमने इस तरीके से मारा और यहाँ पे क्या लग गया? चोट लग गया। और यहाँ पे जो हमारे सेल्स थे, ठीक है ना, जो हमारे सेल्स थे बॉडी के पूरे, वो क्या हो गया? इस तरीके से थे, और यहाँ वाले सेल क्या हो गए? मर गए। जो ये स्पेस वाला है वो सेल क्या हो गए? मर गए। अब वहां कुछ तो सेल चाहिए, तो उनके बगल वाले जो सेल क्या है? सेफ है। जो सेल क्या है? सेफ है। वो अपना डिवीजन करेंगे। वो अपना क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, और डिवाइड कर करके नया सेल बनाएंगे। जैसे एक सेल है वो बटेगा और 2 सेल में कट जाएगा, और ये 2 सेल कटेंगे तो कितने सेल में बढ़ जाएंगे? 4 सेल में। अब ये 4 बनेगा तो इसी तरह 2-2 करके 8 में बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? सेल डिवीजन वो अपना करेंगे, और यहाँ पे जो सेल मरे थे उनकी कमी को पूरा
कर देंगे। इस तरह से सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेल डिवीजन को अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो के थर्ड पार्ट में देखेंगे क्योंकि सेल डिवीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको हम वीडियो के थर्ड पार्ट में देखेंगे। इस वाले वीडियो में क्योंकि बहुत वीडियो ये वाली वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ी सी हो ही चुकी होगी, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा शार्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेल डिवीजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन का काम करता है। एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम देख लीजिए, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है इसको हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं या फिर एटम बम के नाम से भी जानते हैं, एटम बम के भी नाम से जानते हैं, और या इसको हम कहते हैं सुसाइड बैग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली के भी नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली। इन सभी नामों से हम किसको जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। अब ये काम क्या करता है? जैसे लाइसोसोम काम क्या करता है? आत्मघाती थैली। अब देखो, जब जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जैसे अगर हम अपनी बॉडी को इस तरह से मार देंगे, कहीं पे भी हाथ पे ही मार देते हैं, तो वहां के सेल क्या हो जाएंगे? इस तरह से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, डेड हो जाएगी इनकी। तो जो मर गए वो तो ठीक है, खत्म हो गए, लेकिन जो आधा मरे हैं वो क्या करेंगे? अब हमारी बॉडी में आधा रहेंगे और आधा तो काम कर ही नहीं पाएंगे। मान लेते हैं हमने अपनी बॉडी को मारा और जो सेल कुछ थे वो इस तरह से मर गए, आधा क्या हो गया? मर गया, आधा क्या है? जिंदा है। तो उसका क्या हो गया? मान लेते हैं ऐसे अगर मरा, माइक्रोकांडिया खत्म, वेलर खत्म, गाल्गी बॉडी खत्म। माइक्रोकांडिया खत्म हो गया मतलब कि भोजन ही नहीं बनाएगा, उसमें प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगी, बॉडी को एनर्जी ही नहीं दे पाएगा। वेलर खत्म, पानी ही नहीं रहेगा। गाल्गी बॉडी खत्म, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा नहीं, तो क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। इसीलिए जो सेल आधे, पीटने पे, चोट लगने से जो आधे खत्म होते हैं, जैसे देखिए ध्यान से थोड़ा सा जूम करके कि यहाँ पे कुछ सेल क्या है? आधे खत्म हुए। जो पूरा खत्म हुए वो तो ठीक है, खत्म हो गए, लेकिन जो आधा खत्म हुए हैं वो क्या करेंगे? उनको खत्म पूरी तरीके से करना होगा ना, नहीं तो बॉडी में क्या करेंगे? इन्फेक्शन करेंगे। इसीलिए जो लाइसोसोम होता है हमारा, लाइसोसोम होता है वो क्या कर लेता है? अपने आप को क्या करता है? ब्लास्ट कर लेता है। अपने आप को क्या करता है? ब्लास्ट कर लेता है, अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कि उस पूरे सेल के अंदर क्या होता है? एक ब्लास्ट होता है और वो पूरा सेल क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। एटम बम के भी नाम से जानते हैं क्योंकि एटम बम जैसे अपने आप को फोड़ता है और कुछ लोगों को और भी मार देता है ना, तो उसी तरह से। सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि वो बैग की तरह होता है, अपने आप को ही मार लेता है। आत्महत्या की थैली भी इसे ही कहते हैं। इसीलिए हम लाइसोसोम को वो WBC को प्लीहा का क्या कहते हैं कि WBC का प्लीहा क्या होती है? कब्रिस्तान होती है, क्योंकि वहाँ पे WBC जाके क्या हो जाती है? दफन हो जाती है। तो ये रहा सेल, बेसिक इनके क्या होते हैं? काम। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इनको इरेज करके कि कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि बताओ माइक्रोकांडिया की खोज किसने की थी, या फिर बताओ राइबोसोम की खोज किसने की थी, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी। तो सारी चीज़ों की खोज तो राइटर मतलब किसने खोज की थी ये तो नहीं पॉसिबल, अब तक नहीं पाया गया है, लेकिन जितने लोगों का पाया गया है उनको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको और भी क्वेश्चन करने में क्या हो? आसानी हो। सो यहाँ पे जिन भी चीज़ों के साइंटिस्ट हैं उनकी हमने यहाँ पे किस चीज़ की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, केंद्रक जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है सेल की, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइक्रोकांडिया मतलब जो खाना बनाता है विद्युत क्रिया, जिसको हमने पढ़ा कि कहते हैं, तो माइक्रोकांडिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने की थी। सेंट्रोसोम की खोज किसने थी? सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका को विभाजित करने का काम करता है, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8 करने का काम सेंट्रोसोम करता है, और उसकी खोज किसने की थी? बोबरी डिवाइड करने का काम करती है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, और उस प्रोटीन बनाने वाले की राइबोसोम की खोज किसने की थी? पलाडे ने की थी। ठीक है, फिर लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है? ब्लास्ट करता है, चीजों को क्या कर देता है? ब्लास्ट कर देता है। तो इनकी खोज किसने की थी? डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूबे ने। जीव द्रव्य, नेक्स्ट क्या है? जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? पराटोप्लाज्म ने की थी, इसीलिए इनको क्या दिया? साइटोप्लाज्म। देखिए इनमें सारी चीजें तो हमने पढ़ रखी थी, लेकिन कुछ चीजें हमने छूट गई थी। जैसे कि यहाँ जो ये कोशिका होती है, इनके बीच में एक पानी की तरह एक पदार्थ भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कोशिका द्रव्य। ये जो पानी भरा होता है सेल के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, या फिर इसको हम कहते हैं द्रव्य, या फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब से, प्लाज्मा मतलब कि जल, उसमें प्लाज्मा जो भरा हो, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? जैसे अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, जैसे आपका माइक्रोकांडिया है, वर्गा है, गाल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। अगर इसमें कोई जल नहीं रहेगा तो क्या होंगे? एक दूसरे से टकराएंगे। जैसे नॉर्मली अब एक किसी बड़े से आकार वाली चीज में सारे थाली, बर्तन, ग्लास, लोटा रख लीजिए, तो उसमें क्या करेंगे? वो अगर थोड़ा भी हिलेंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे से लड़ेंगी, भिड़ेंगी। तो जब लड़ेंगी भिड़ेंगी तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, पिचके वगेंगे। तो इसी तरह ये क्या होगा कि एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे से भिड़े ना, एक दूसरे से ब्लास्ट ना हो, इसीलिए इनके बीच में क्या पाया जाता है? एक जल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और उसी जीव द्रव्य, उसी कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? पराटो ने की थी। अब देखिए इसमें पाया जाता है, तो इसमें भी तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे क्रोमोसोम है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन भी इसी में होता है। तो ये भी एक तरह का जल पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है, नहीं सॉरी, सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? सेंट्रोप्लाज्म। पूरे बाहर वाले जल में क्या होता है? क्योंकि ये सेल का जल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और अंदर क्या है? ये केवल सेंटर का जल है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको सेंट्रोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब पूरे सेल का जो प्लाज्मा है, जो जल है सेल का पूरा, साइटोप्लाज्म। और जो सेंटर का आपका वो है द्रव्य है, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोप्लाज्म। ये दोनों चीजें होती हैं। अब चलिए ठीक है, सो इस वीडियो के लिए अब थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टेक्निकली इनको याद कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि राइटर के नेम साइंटिस्ट के नेम याद करना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हम टेक्निकली थोड़ा सा आपको बता देते हैं और बाकी आप याद कर लीजिए। जैसे केंद्रक, ये तो आपको याद ही होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, हमने पहले वीडियो में भी बात की थी, ये सेकेंड वीडियो, इसमें भी हमने बात की थी। इसका तीसरा वीडियो आएगा कोशिका विभाजन का, समसूत्री विभाजन, विषम सूत्री विभाजन, वो सब हम लोग देखेंगे किस तरीके से इससे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मेमोरीज ट्रांसफर होती है, सोच ट्रांसफर होती है, जो आइस कलर होता है कैसे ट्रांसफर होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो केंद्र की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो तो आपको पता होगा। माइटोकांड्रिया, ठीक है, माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया की खोज किसने थी? आल्टमैन। देखो माइटोकांड्रिया मतलब कि खाना बनाने वाले, खाने बनाने वाला माइटोकांड्रिया कहते हैं। अब इसको आल्टमैन, अच्छा सोच के देखो, जो खाना बनाने वाला वो होता है उसको क्या कहते हैं? पलटा। वैसे ही आल्टमीर है कि नहीं? आल्टमैन, आल्टमैन मतलब पलटा वाला आदमी। तो पलटा वाला आदमी मतलब क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। खाना का बनाने का काम कौन करता है? माइक्रोकांड्रिया। इसलिए माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने की थी। दूसरा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? विभाजित करने का काम करता है, और यहाँ पे विभाजित करने का काम सेंट्रोसोम करता है। तो यहाँ तो बोबरी, क्या है? बोबरी ने। अब सोच सकते हो कि बाबरी मस्जिद जो है हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम को विभाजित ही करने का काम कर रही है ना, वो हिंदुओं को अलग विचारधारा में लेके जा रही है, मुस्लिमों को अलग विचारधारा में लेके जा रही है। तो बाबरी मस्जिद क्या कर रही है? हमें बांट रही है, बांटने का काम। तो बांटने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो बांटने वाले काम मतलब सेंट्रोसोम का खोज किसने की थी? बोबरी ने की थी। राइबोसोम, राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बना रहा है पलाडे, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो पलाडे इनकी खोज वाली करते हैं। प से प्रोटीन, प से पलाडे, याद हो जाएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? ब्लास्ट करता है ना। और कोई चीज जब ब्लास्ट होती है तो ये क्या करती है? पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जब कोई चीज खत्म होती है तो हम क्या कहते हैं? डूब गई, ठीक है। कोई चीज खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? वो डूब गई। तो लाइसोसोम ब्लास्ट करना मतलब कि डी डूबे, वो चीज क्या हो गई? डूब गई। कोई चीज ब्लास्ट हुई मतलब कि वो क्या हो गई? डूब गई। जीव द्रव्य, ये तो साइटोप्लाज्म है, तो इनके साइटोप्लाज्म, प्लाज्म की मतलब कि प्लाज्म, साइटोप्लाज्म को पराटोप्लाज्म ने खोज की थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये रहा हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट,
और अगर आप तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा जिसमें हम सेल का डिवीजन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।